गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जी के, और स्टैटिक जी के में आज हम काम करें डे 17 के ऊपर। राइट, डे 16 तक ऑलरेडी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं, अब वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। हर सीरीज़ में मैंने यही बताया कि 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? किसने दी थी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि? तो किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर द्वारा दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में? 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में? 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, सिफिलिस की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सिफिलिस की जो बीमारी होती है, इससे हमारी जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो प्रभावित होता है? तो क्या होता है? जनन अंग। जो जनन अंग होते हैं वो सिफिलिस की बीमारी से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी कोशिका है जो मानव शरीर में सबसे लंबी होती है? तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। नेक्स्ट है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति का जो अधिकार है इसको अब खत्म कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था पहले, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा संपत्ति के क्या कहते हैं अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH44। NH44 के द्वारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो पालघाट दर्रा कहाँ पे? केरल में है। कहाँ पे है पालघाट दर्रा? केरल में। तो केरल तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केरल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमने पहले भी किया था। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली भी केरल के अंदर स्थित है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। सबरीमाला मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका ऑलरेडी। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर में ही मनाया जाता है। और मसालों का बगीचा भी किससे कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो केरल के बारे में पढ़े तो पालघाट कहाँ पे है? पालघाट दर्रा केरल के अंदर स्थित है। साइलेंट वैली भी केरल के अंदर स्थित है। मोपला जनजाति भी केरल में पाई जाती है। सबरीवाला मंदिर जहाँ पे मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है वो कहाँ पे स्थित है? वो केरल में ही स्थित है। और मसालों का बगीचा भी किसे कहते हैं हम लोग? केरल को ही कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। तो भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान आएगा तो वो कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय आलू शोध संस्थान आपका शिमला में है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे? केंद्रीय चावल अनुसंधान आपका कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था होम्योपैथी का आविष्कार? हैनीमैन ने। किसके द्वारा किया गया था होम्योपैथी का आविष्कार? हैनीमैन के द्वारा किया गया था होम्योपैथी का आविष्कार। हेजे के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट कॉच के द्वारा। हेजे का टीके का आविष्कार रॉबर्ट कॉच के द्वारा किया गया है। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। रैबिज के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? लुई पाश्चर के द्वारा। चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी के अंदर या फिर पीसीएस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए भी है पहले। ठीक है, तो होम्योपैथी का आविष्कार किया है हैनीमैन ने। हेजे के टीके का आविष्कार किया है रॉबर्ट कॉच ने। चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर, और हेजे का टीका रॉबर्ट कॉच। और रैबिस के टीके का आविष्कार किया है लुई पाश्चर ने। किसने किया? लुई पाश्चर ने किया है रैबिस के टीके का आविष्कार। नेक्स्ट है कि हीन यांग का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की कथा का वर्णन मिलता है? तो हीन यांग का कौन सा ऐसा प्रमुख ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? तो कौन सा है?
कथा वस्तु। कौन सा? कथा वस्तु। तो कथा वस्तु जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंध रखता है? कथा वस्तु धर्म जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि कथा वस्तु जो है वो किस धर्म से संबंध रखता है? बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। और ये भी पूछा जा सकता है जो हीन यांग का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र के बारे में बताया गया है? तो वो भी कौन सा है? आपका कथा वस्तु ही है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चलन किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो कौन से दो द्वीप है जिसके मध्य जो है वो 10 डिग्री चलन या 10 डिग्री चलन स्थित है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। क्या? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो जगह है उसको क्या कहते हैं? 10 डिग्री चलन क्या कहते हैं? 10 डिग्री चलन कहते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य के भाग को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो किस राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है, पहले तो जनगण मन ही होता था, उसको फिर राष्ट्रीय गान माना गया था। तो कब माना गया था? संविधान सभा ने कब माना था? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला था। तो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले, 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को, और 1950 में, कब? 1950 में हमने क्या किया था? जनगण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस ब्रिटिश के समय काल में हुई थी? तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ यही पूछ रहा है कि जो भारत के अंदर जो पहला कृषि विभाग बना था वो किस ब्रिटिश जो शासक था उस समय, उसके टाइम पीरियड पे बना था। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? मेयो के टाइम पीरियड पे। किसके टाइम पीरियड पे? मेयो के टाइम पीरियड में 1882 में। कब हुआ था? 1882 में मेयो के टाइम पीरियड में पहली बार भारत के अंदर प्रथम कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित होती है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमादान कर सकता है, यानी कि उसके पास इतनी पावर है कि किसी की भी सजा को माफ कर सकता है या किसी की सजा को कम कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72। नेक्स्ट है कि थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो थालघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बुद्ध चरित्र की किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित्र। तो ये अशोक घोष की रचना है। किसकी रचना है? अशोक घोष की रचना है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। कौन सा होता है? बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। सौंदर्य का विटामिन भी किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है सौंदर्य का विटामिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बांझपन रोग होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि सबसे पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा शासक था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वो पहला शासक था जिसने क्या क्या किया था? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि ओटू बांध किस नदी पे स्थित है? तो ओटू बांध किस नदी पे है? ये है घग्गर नदी पे, घग्गर हकरा नदी पे है। और है कहाँ पे? सिरसा में। है कहाँ पे ये पर्टिकुलर जगह पे? ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में। तो ओटू बांध कहाँ पे? आपका घग्गर नदी पे है। और कहाँ पे? सिरसा के हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट है ताजेवाला बांध। ताजेवाला बांध कहाँ पे? यमुना नदी पे है। ताजेवाला बांध कहाँ पे? यमुना नदी पे है। ये कहाँ है? यमुनानगर हरियाणा में है। हथनीकुंड, हथनीकुंड बांध कहाँ पे? यमुनानगर में ही, यमुना नदी पे है, यमुनानगर में ही है। हथनीकुंड बांध कहाँ पे है? यमुनानगर में, यमुना नदी पे रही है। और यमुनानगर कहाँ पे? आपका हरियाणा के अंदर ही है। और कौशल्या बांध, कौशल्या बांध कौशल्या नदी पे है। और ये कहाँ पे? पिंजौर में है। और पिंजौर कहाँ पे? हरियाणा में है। तो ये जितने भी बांध है सबके सब कहाँ पे? हरियाणा में है। ओटू बांध, ताजेवाला बांध, हथनी बांध और कौशल्या बांध कहाँ पे है? हरियाणा में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि ये पूछा जा सकता है कि ये बांध कौन से राज्य में है? तो ओटू बांध, ताजेवाला बांध, हथनी बांध और कौशल्या बांध कहाँ पे? आपका हरियाणा में है। ओटू बांध आपका घग्गर हकरा नदी पे है, सिरसा के अंदर। ताजेवाला बांध आपका यमुना नदी पे है, यमुनानगर में। हथनी कुंड बांध आपका यमुनानगर में ही है, यमुना नदी पे। और कौशल्या बांध कौशल्या नदी पे और कहाँ पे स्थित है? पिंजौर में स्थित है। डीपली जो क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पे है और कौन से क्या कहते हैं शहर में है, तो वो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसेस का पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं या फिर आप ये देख रहे हैं कि अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आपको इतना डीपली नहीं पूछेगी, सिर्फ इतना पूछेगी कि ओटू बांध किस राज्य में है। तो ओटू बांध किस राज्य में है? हरियाणा में है। ताजेवाला बांध, हथनीकुंड बांध और कौशल्या बांध कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट है कुकेन
किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है कि कोकेन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना पेड़ की। कौन से पेड़ की? सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे क्या प्राप्त होता है? कोकेन प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी भी डे से स्टार्ट करें इस वीडियो को, इस सीरीज़ के अंदर किसी भी डे से स्टार्ट करें। आई रिक्वेस्ट यू कि आप डे 1 पे जाइए और डे 1 से कंटिन्यू उसको क्या कहते हैं, आप गो थ्रू कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि बीच में आपने डे 6 पढ़ लिया, फिर 5 पढ़ लिया, फिर आप 18 पे पहुंच गए, फिर 12 पे पहुंच गए। उसमें ना आपको समझ आएगा ना वो जो इफेक्ट, जो क्या कहते हैं, जिस जिस जो वैल्यू है उसकी, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी भी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई भी पार्ट की वीडियो को पहले देखने को मिलती है, आप डे 1 पे जाइए और डे 1 से ही स्टार्ट कीजिए। और इस सीरीज़ को एटलीस्ट अगर आप 2 बार गो थ्रू कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसेस के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसेस के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज से आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। पीसेस का लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा क्या कहते हैं डीप हो जाता है, तो उसको भी इसने कवर किया गया है। मगर पीसेस के लेवल जो है वो इतना एक्सट्रीमली डीप होता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन आता है वो उसके बारे में आप कुछ समझ सकते हैं। इन केस आपको पूरी की पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मगर ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीपीसी रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी स्टेट लेवल के पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, राइट। तो चलिए, तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।